अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के फौजी ट्रायल के हवाले से 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की। काफ़ी हंगामा खेज समाअत थी। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि आज तवक्को है कि कुछ फायरवर्क्स होगा। जनाब इरफान कादिर जो हैं वजारत दिफा की जानिब से आए और उन्होंने कुछ जजेस के ऊपर एतराज़ किया। उस दौरान में अटर्नी जनरल भी थोड़े अनकंफर्टेबल जो है वो लगे। कभी उन्होंने उनसे माइक छीना, कभी उन्हें दूर किया। लेकिन इसके साथ ही जो हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन तो दी हैं, लेकिन कोई हतमी बात नहीं की है माजी की तरह से। और फिर अब ये मामला, उनका कहना यह है कि ये कल जो है वो उस अदालत इस पर सोच कर बताएगी। लेकिन दूसरी जो अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आई हैं वो ये है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर वो फेयर ट्रायल या सिविलियन का जो मुतल्लिका फ़ौजी कवानीन है उनके तहत ट्रायल जो है वो आया दुरुस्त होगा या नहीं होगा, इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। तो पहले तो नासिर इकबाल साहब से के पास चलते हैं, क्योंकि मैं तो आज नहीं था इस समाअत के दौरान। नासिर साहब मौजूद थे, लेकिन हसनात मलिक जो हैं मेरे सराय के मुताबिक जब भी कोई इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती थी ये किसी और से गुफ्तगू कर रहे होते थे। तो नासिर साहब, हाँ जी, नासिर साहब आप बताएंगे आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उन्होंने असल में अपनी गरादरी डालने के लिए जब बंदा 12 बजे उठे कोर्ट रिपोर्टर और वो कहे जी मैंने करना है 12:30 बजे, आपको तो असूलन बैठना ही नहीं चाहिए। मैं और ना प्रोग्राम करें। मैं मौजूद तो था जब चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन शुरू किए हैं, उस वक्त ही केस शुरू हुआ है मीडिया का। अच्छा, आपको पता है प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये नासिर साहब ने मुझे कहा था कि हसनात को कहना है। नासिर साहब उन्हें पता है, लेकिन मेरा काम जो है मैं क्लर्क की तरह वो हर चीज़ नहीं करता। मुझे पता होता है कि नासिर साहब आप क्लर्क की तरह से नोट लेते हैं। बिल्कुल, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूँ जिसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, जिसका केस पे इफेक्ट होता है। अगर ये कोई जो है वो चलिए आप इतनी वजाहतें ना दें, छोड़ें मैं इस वजह से कि आपको 12:30 बजे नहीं उठना चाहिए, आप जल्दी हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी। मैं ये गलती मेरी मुनासिब है। चलें, बात क्या कर, लेकिन आप भी बातें ना किया करें ना। अच्छा नासिर साहब ये बताएं ना फिर कि आज क्या हुआ अदालत के अंदर, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कल जवाब आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मुतल्लिका फ़ौजी कवानीन के तहत जो ट्रायल हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस मामले को आप एक तो ये करें कि मुस्तरद कर दें ये दरख्वास्तें, क्योंकि ये काबिल समाअत ही नहीं है और इससे राइट भी प्रेजुडिस हो सकते हैं किसी के, तो लिहाजा फुल कोर्ट बनाया जाए। तो ये सारी आज अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने क्या दलाइल दी, उसका क्रक्स बता दीजिए। और ये क्या वाक़या हुआ था कि इरफान कादिर साहब जो है वो रोस्टरम पे आए और अटर्नी जनरल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुए, उन्होंने माइक भी रखा, उनको रोका भी, ये क्या कहानी थी? बेसिकली कहाँ से शुरू करूँ, इरफान कादिर साहब से या यहीं से पहले शुरू करें ना? अच्छा, दिलचस्प वाक़यात से बेसिकली जब अटर्नी जनरल साहब रिक्वेस्ट कर चुके थे ना, बेसिकली अटर्नी जनरल साहब ने ये कहा था कि लियाकत हुसैन का जो केस है वो बार बार साइट हो रहा है और ये और 21st अमेंडमेंट का भी केस बार बार साइट हो रहा है। तो जो लियाकत हुसैन का केस था, आपको याद है 21st अमेंडमेंट तो फुल कोर्ट थी, लेकिन जो लियाकत हुसैन का जो केस था वो भी 92 में जब नवाज शरीफ हुकूमत थी तो उन्होंने फौजी अदालतें बनाई थी सिंध के कराची के अंदर, जो MQM वगैरह इशू जो है, ठीक है, तो वो भी 9 मेंबर बेंच था। हाँ। पहले तो उन्होंने बताया इरफान कादिर साहब ने कि वो अटर्नी जनरल साहब ने कि 9 मेंबर बेंच था लियाकत हुसैन का केस। इसलिए फिर उन्होंने बाकायदा वो जो है जो नोट है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का वो पूरा साइट किया। कौन से वाला नोट? जिस पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने यही कहा था कि क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का मसला है कोर्ट की, तो ये बेहतर होगा कि मैं चीफ जस्टिस से अर्ज करूं, रिक्वेस्ट करूं कि आप फुल कोर्ट बनाने पे रिकन्सिडरेशन करें। ये तो वो है जब जस्टिस मंसूर अली शाह उठ गए थे, हाँ, और फिर उसके बाद उनका आया था, ठीक, नोट आया था ना। तो इस पे फिर जस्टिस आयशा पहले मैं फिर इरफान कादिर साहब पे आ जाऊँ। ये बेसिकली आर्गूमेंट्स हो रहे थे इस पे। चीफ जस्टिस साहब ने एक लंबी ऑब्जर्वेशन दी जिसमें बेसिकली क्रक्स ये था कि उन्होंने कहा कि मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ कि एक कंसर्न ये है
कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिसाइड्स ये हार्श लॉ होता है, ये रिगर सिविलियंस कैन नॉट बी पुट इन टू द रिगर्स ऑफ द मिलिट्री कोर्ट क्योंकि ये हार्श लॉ है। ये मिलिट्री के लिए ठीक है लेकिन सिविलियंस के लिए ठीक इसलिए नहीं है कि सिविलियंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो उस फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिविलियन कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं हो सकता। ये आर्गूमेंट्स थे। इस पे वो तकरीबन इरफान कादिर साहब एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, शायद मतलब उठ के आ गए थे। तो कोशिश उनकी ये, वो जब भी आते थे तो आते पहली दफ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस जवाद ख्वाजा जस्टिस जवाद मतलब जवाद ख्वाजा साहब के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि पेटिशनर हैं, वन ऑफ द पेटिशनर है। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप बैठें, इस तरह उन्होंने कहा कि आप बैठें। तो दूसरी दफ़ा वो फिर उठ के आ गए कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ इससे पहले कि देर हो जाए, फिर आप कहेंगे कि आपने लेट कर दिया है। और वो ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। तो इस पे ना माइक्रोफोन जो था, इस तरह माइक्रोफोन है ना, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने उनकी तरफ से माइक्रोफोन यूँ कर दिया, यानी अपनी तरफ कर दिया। लेकिन फिर भी वो बोल गए और वो ये थे कि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि चीफ जस्टिस साहब और सीनियर मोस्ट 2 जजेस वो इस बेंच में ना बैठें। लाइक माइंडेड। देखें उन्होंने माइक्रोफोन में ये बात नहीं की, मुझे नहीं पता लाइक माइंडेड का लफ्ज़ बोला था कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो ना बैठें। मतलब उनका इशारा जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज की जानिब था और चीफ जस्टिस, और उनका एतराज़ ये है कि उन्होंने वजारत दिफा की तरफ से उनके वकील ने ये कहा कि चीफ जस्टिस और ये 2 जज साहिबान ना सुने। अब ये क्यों ना सुने, इस हवाले से कुछ कहा उन्होंने कि उनको क्या एतराज़ है? चीफ जस्टिस साहब ने, एजाजुल हसन साहब ने कोई बात की ना, तो चीफ जस्टिस साहब उनकी तरफ गए, फिर उन्होंने आगे कहा कि मोहतरम आपको मालूम है कि हम आपकी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं आपके आर्गूमेंट सुनने के लिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप पीस मील में मत दें, आप एक दफ़ा दें तो हम आपको कल सुन लेंगे, तो आपके आर्गूमेंट सुने जाएंगे। लेकिन आप जब आपकी बार, हाँ, तो अटॉर्नी जनरल साहब बार बार उनको यही कह रहे थे कि अभी नहीं। तो ये नासिर साहब क्या असनात, एक तो क्या मतलब वजारत दिफा भी अटॉर्नी जनरल जो है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्दो कि उनकी ऑर्डर 27 के नीचे जो है एक मुख्तलिफ पोजीशन है कि वो लीगल अपने आर्गूमेंट देंगे, अदालत की मावनत करेंगे। तो वजारत दिफा भी आती तो फेडरेशन के नीचे ही है ना, तो ये इनकी कोई लीगल स्ट्रेटजी नहीं थी इस तरह की, या फिर कोई और मामला है कि कहानी कुछ और है? देखिए अटॉर्नी जनरल मेरा ख्याल है वो चाह रहे थे कि एक दिन दिया जाए बेंच को, वो कंसिडर करें इस मामले को, बजाय इसके कि हम आज ही अपना जो डिफेंस है या जो भी अब आगे जितना से भी गोला बारूद है आज नहीं जाया करना। हाँ, वो एक दिन वेट कर लें, एक दिन। तो वो मेरा ख्याल है इरफान कादिर साहब को क्लाइंट ने यही इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपने जाते सारी गोला फेंकना है। तो अटॉर्नी जनरल साहब का ये था कि एक आध दिन वेट करने 24 घंटे। वो थोड़ा सा ये फ़र्क, टाइमिंग का फ़र्क रहा है, बाकी कोई नहीं। तो ये जो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ने क्या कहा, मतलब है कि उन्होंने उनकी काफ़ी ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? देखें एक तो बात जो है वो आपने मेन आज मिस कर दी इस पूरी प्रोसीडिंग में, मैं तो उस वक्त गप लगा रहा था। एक ये थी कि साहब आपने क्या मिस किया अभी पता लगेगा। जस्टिस याया अफरीदी के नोट पे बड़ा हैरानगी हो गई कि भाई जस्टिस मुनीब ने कहा, जस्टिस मुनीब नहीं वो तो हो गया, उन्होंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ नोट अटॉर्नी जनरल, तो नोट ही नहीं मिल रहा था, ऑर्डर में नोट ही नहीं लगा हुआ था। क्या मतलब? बेसिकली कहा था कि जो उनका नोट है वो एनेक्स नहीं हुआ ऑर्डर शीट में। ऑर्डर शीट वही मैं कह रहा था कि ये मेन चीज़ है जो देख रहे थे, एक जज का मामला है, वो नोट ही नहीं है उसमें। ये क्यों नहीं है, ये तो वैसे ऑफिस से पूछना चाहिए। मतलब अब देखें नोट वेबसाइट पे नहीं, अब ऑर्डर शीट का हिस्सा नहीं है। ऑर्डर शीट में मतलब देखिए ना कि 22, 23, 24 और 26 ये समातें हुई और इस दौरान में ऑर्डर ऑफ द डे जो जारी हुआ, और क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उन्होंने उस नोट का हवाला दिया और उनके अंडरस्टैंडिंग ये होगी, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, हाँ, कि वो ऑर्डर शीट के अंदर लगा होगा, तो वो ऑर्डर शीट में नहीं था। ऑर्डर शीट में नहीं है, ढूंढे हैं जी, नीचे फिर शुरू हो गई जी फाइलें, इधर कभी कोई इधर फेंक रहा है, कोई इधर फेंक रहा है। वो जो नीचे जो थे ना स्टाफ वाले कि भाई किथे गया। और मसला ये है कि ये बड़ा वैसे सीरियस इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वेबसाइट पे नोट नहीं होते, अब ऑर्डर के साथ भी अटैच नहीं है, तो ये बड़ी है हैरानगी कि ये क्यों नहीं हुआ।
वो उसके और बाद ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, फिर ये इलेक्शन वाले केस के अंदर भी इस तरह से चीफ चीजें जस्टिस होती ने रही। कहा कि आपने नहीं लगाया नोट अपने कंसाइज स्टेटमेंट के साथ, जब आपने हवाला दिया अपने कंसाइज स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी मैं समझा कि ऑर्डर शीट में होगा तो ऑर्डर शीट में, वो खैर फिर ऐसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो पढ़ चुके तो तीन सवाल जैसे आयशा मलिक ने किए। उन्होंने कहा जी एक तो बताएं, आप अब एक फुल कोर्ट कह रहे हैं, पहले आपने हमारे एक फाजिल जज पे ऑब्जेक्शन किया, अब आपको ख्याल आ रहा है कि जी फुल कोर्ट बनाएं, और साथ ही आप कह रहे हैं कि जी अवेलेबल जो जजेज हैं वो हों, क्या आप चाह रहे हैं? ये उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया। जैसे मुनीब ने ज़रा डिफरेंट बात की, उन्होंने कहा जी 23 का आर्डर ये है नोट जज साहब का, 26 को आर्डर आ रहा है जिसमें 26 को गलबन जैसे मंसूर अली शाह जिसमें रिक्यूज़ किया। उसके बाद मामला हम सारे जो जज हैं बाकी 6 हम चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं कि पार्ट अड है तो मामला रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच को। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे याहिया अफरीदी, जो मैं समझाऊँ कि जो समझाने का वो ये कह रहे थे कि 23 का आर्डर है तो 26 को चाहिए था ना, जैसे याहिया अफरीदी को साथ ही इशारा कह देते कि जी फुल कोर्ट बनाए, उस वक्त वो रहे खामोश। और अब यानी वो जैसे मुनीब का एक ज़रा स्टाइल थोड़ा सा आपको पता है, वो स्ट्रेट अवे बात कर देते हैं। सहीना ईसा के साथ भी सवाल जब उन्होंने किए थे तो जो थोड़ी तलखी बनी, जो अब आज तक सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी वजह यह है कि वो सवाल थोड़ा उनका लहजा सवाल नहीं, वो तरीकाकार ही बहुत इंसल्टिंग था, वो सवाल नहीं था। आज भी उन्होंने जिस तरह किया ना, वो ये है कि मुझे लगा अपने फाजिल जज के हवाले से इंसल्टिंग, और फिर वो सीनियर जज हैं। उन्होंने ये जो सवाल याहिया अफरीदी साहब सीनियर हैं, जूनियर हैं इनसे? सीनियर नहीं है ना, वो उनको वो क्यों लेके आए थे? साकिब निसार साहब लेके आए। Exactly. 3 साल से 1.5 साल की है। तो जुडिशल पॉलिटिक्स का आंसर जहाँ से है कि अब अगर याहिया अफरीदी साहब गलती से बैठ गए हैं लाइक माइंडेड के साथ, तो बेहतर होता कि ये बात ना की जाती कि 23 में जी वो जज साहब के आर्डर जो है वो कर रहे हैं, 26 को खुद ही जो है वो कह रहे हैं कि जी मामला चीफ जस्टिस को रिकॉन्स्टिट्यूशन आप बेंच का कह रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने कहा फुल कोर्ट का? और लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस कहा, मुनीब का एतराज था कि ये आप आफ्टर थॉट है, ये कह रहे थे कि जब याहिया अफरीदी के हवाले से आफ्टर थॉट है। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये आर्डर रिलीज लेट हुआ है, 23 को आर्डर रिलीज लेट हुआ है और इस वजह से मे भी ये बात होगी, हम भी इस वजह से इस चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लेकिन वो मुनीब अख्तर साहब की बात में वजन इस तरह था कि 23 का आर्डर जो है वो लेट आया, तो 26 को भाईजान, तो ये मुनीब अख्तर साहब उस बेंच का भी हिस्सा थे। आपको याद है इलेक्शन का ऑर्डर जो उस वक्त भी बेंचेस का मामला हुआ था, वो कितने दिन के बाद आया था? तो ये तो आप छोड़ देना कि भाई वो सही बात कर रहे थे, ये आर्गुमेंट मैं आपका कबूल नहीं कर रहा। नहीं तो 26 को वैसे जैसे याहिया अफरीदी कह देते कि फुल कोर्ट बना लो। नहीं तो उन्होंने कह दिया ना, जब भी कह दिया है ना 27 के बाद का है। नहीं तो कह तो दिया था ना, उस वक्त ही कह दिया था ना। नहीं कहा। उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने तो कह दिया था ना। मंसूर अली शाह साहब का 22 का नोट भी जो है ना वो बाद में आया, वो जिस दिन रिक्यूज किया ना, कभी वेबसाइट से जो है वो ऑर्डर्स उतार दिए जाते हैं। ये हो क्या रहा है नासिर साहब आपकी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए ये बात तो है कि वेबसाइट से नहीं उतारने चाहिए, जो ऑर्डर दे दिए जिस जज ने वो ठीक है। तो ऑर्डर शीट के अंदर से भी ना लगे ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये एक स्ट्राइकिंग में, अभी हम जब कहीं बैठे हुए थे मैं यही जिक्र था कि मेरे लिए शॉकिंग था कि वो ऑर्डर शीट में ये नोट नहीं था, ये होना चाहिए था, क्योंकि ये तो जुडिशियल रिकॉर्ड है ना नासिर साहब, जुडिशियल फाइल है, उसके अंदर हर वो लगी भी होती और ये चीज़। वेबसाइट में आई भी थी, आई भी है, बिल्कुल उस दिन आई थी और हमने वेबसाइट से ही उठा के अब हमने पढ़ी थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक बात ज़रूर की कि मैंने ये ऑर्डर पढ़ा हुआ है, नोट पढ़ा हुआ है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी जजेस बात करते हैं मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ और मैं उनको ऑनर भी करता हूँ। मतलब ये चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है। और रजिस्ट्रार से डिस्कार्ड करवा लेता हूँ, और रजिस्ट्रार जुडिशियल डिस्कार्ड जो बड़ी भी है। इज्जत करता हूँ। हाँ, बहरहाल उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने वही और एक्सप्लेनेशन मैं अदाद शुमार जारी करता हूँ जिसको प्रिसाइड किया होता है, और वो जो जज 2 साल साथ बैठे हुए होते हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन मैंने 9000 केस किया, तो मैं जजेस की बड़ी इज्जत करता हूँ। अभी तो मुझे जो मेरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी शायद और भी कुछ आ जाए, क्योंकि अभी तो 1 साल का है ना, दूसरे साल का भी आना है, तो आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल ये तो मैंने एक आइडिया मारा है लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक नया तैयार हो रहा है, हो सकता है, क्या यू नेवर नो। हाँ ठीक है, अच्छा यू नेवर नो। तो बेसिकली चीफ जस्टिस साहब बार बार जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो ये थे कि 3 जजेस रिक्यूज़ कर चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें शामिल हैं, ठीक है। अपना सीनियर प्यूनी जज जो हैं जस्टिस काजी फायजी साहब हैं, सरदार तारिक साहब हैं, और मंसूर साहब वो रिक्यूज़ कर चुके हैं। जस्टिस अतर मिल्ला साहब अमेरिका में हैं, और कुछ जस्टिस अतर मिल्ला बहुत ज़्यादा आते हैं इनको।
वो अपना जो साफ़ी मिले थे उनके साथ कॉन्वर्सेशन में भी कि एक वो अमेरिका भाग गया है। नहीं, ये मुझे नहीं पता अमेरिका बाकी, लेकिन उन्होंने कहा था वो नहीं है अवेलेबल। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ जजेस इस्लामाबाद में अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हम कैसे बनाएं फुल कोर्ट। और ये फिर दूसरी बात जो हमें डिफ़िकल्टी आ रही है कि ये पार्ट हर्ट केस है, तो अगर नासिर साहब ये आपको आपको हैरत हवाला नहीं- दे रहे थे ना जैसे मुनीब, हाँ since the case is part heard matter, the remaining members of the bench have requested the 26 Honorable का Chief ये, Justice of हाँ, Pakistan to 26 का नहीं reconstitute the bench. अब वो कहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं, जैसे याहिया अफरीदी ने, नहीं तो लेकिन उससे पहले याहिया अफरीदी साहब का तो मेरा 23 की समात का वो है ना ऑर्डर। लेकिन रिलीज 27 हाँ, अब अगर मुनीब अख्तर साहब छुट्टियों से आए हैं, हो सकता है उनके इल्म में ना हो ये सारी बात कि ये सारा पीछे क्या डेवलपमेंट नहीं, हुई है। ये इसको पॉइंट आउट पहले जस्टिस आयशा ने किया था, उसके बाद जस्टिस मुनीब ने किया। मतलब ये कि उनके जहन में ये बात है, और मुझे लग रहा था कि दे वर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि जैसे ही अटॉर्नी जनरल साहब ने रिक्वेस्ट की ना, उसी वक्त जस्टिस आयशा ने क्वेश्चन कर दिया था। आपने एक ब्रदर जज को एम्बेरस किया गया है। वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि जी 23 को आपने फुल कोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और 26 को समझ आ आप गए। चीफ जस्टिस को मामला दे रहे हैं, तो आप 26 वाले आर्डर में आप क्यों नहीं कहा फुल कोर्ट? नहीं तो इसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूट का कहा है ना। फुल कोर्ट का तो नहीं कहा ना। ओहो, तो वो पहले दे चुके हैं ना, रिकॉन्स्टिट्यूट में आप फुल कोड कर दें, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट ही कहा लेकिन ना। अगर आप भी कह दिया है तो वैसे आज चीफ साहब तो ने इसमें कहा, ऐसी कौन सी चीफ बात साहब है? ने कहा जी मैं तो जो अवेलेबल थे उनको मैंने कंसिडर किया और रिक्वेस्ट की, और वहाँ जैसे काजी फैसा कहते हैं 8 बजे मेरे घर फाइलें पहुँची, हाँ, जैसे वो सरदार मशवरा तारिक नहीं किया। कहते हैं कि मेरे से मशवरा नहीं किया गया। इनफॉर्मली आपने डिस्कस सीनियर 2 जजेस से नहीं किया। अब कहते हैं देखें जुडिशल पॉलिटिक्स को रूल आउट नहीं कर सकते, सियासत हुई है। आपको अगर फुल कोर्ट बनाना था 9 रुकनी बेंच, तो जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फैसा को, आपको भी पता है उनकी पोजीशन का कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में स्टे जब तक है वो नहीं बैठेंगे, जस्टिस काजी फैसा पर्टिकुलर। तो आपको उनका कोई हल निकालना चाहिए, तो हल निकल आता। आप मुशावरत और अब कर भी सकते देखें थे। कयूम साहब 21 को केस लगाया आपने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लगाया, और ये मैटर 18 को लगाया। दैट मीन कि आप पहले ही माइंड बना के बैठे हैं कि उसके स्टे हम नहीं हटाएंगे। तो ठीक है, अगले भी कह रहे हैं कि अब ये अब ने सारा वजन तो उठाया फिर है। चुप हो। हाँ, अच्छा, तो नासिर साहब आप फुल कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशंस के हवाला दे रहे थे। नहीं, मैं वो ये कह रहा था कि वो बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है कि हम कहाँ से तो आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है मुकम्मल तौर पर फुल कोर्ट बनाने की? बज़ाहिर तो यही बात सामने आती है कि वो शायद इस रिक्वेस्ट को नहीं करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि लेट मी थिंक ओवर इट, हम इसको दोबारा सोचते हैं। हो सकता है जजेस के साथ दोबारा मुशावरत करें, ये भी मुमकिन है कि वो और लोगों से भी अप्रोच करें जो इस्लामाबाद में शायद जजेस हों, हो सकता है। लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है मतलब उन्होंने कि कहा कि हम विल थिंक ओवर इट एंड विल टेल यू टुमारो। लेकिन मुझे लग यही रहा है कि यही बेंच कंटिन्यू करेगा। वो ये भी हो सकता है ना कि कहीं जैसे याहिया अफरीदी रिक्यूज़ ना कर जाएं और एम्बेरसमेंट ना हो, तो ये भी एक पहले ताकि अंदाज़ा हो जाए कि वो अगर बैठे रहते हैं बेंच में तो फिर तो यही होगा। तो देखे ना, आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कर दिया है, हाँ। उसके बाद तो ये इसके मेरा ख्याल नासिर साहब और चांसेस नहीं बढ़ गए हैं। मतलब ये कि है तो सही ना एक उनका मिजाज और है ज़रा, जैसे याहिया अफरीदी का ज़रा डिफरेंट मिजाज है। पहले भी आपको याद है 25 मई जो पिछले साल एक कंटेम्प्ट का मैटर था, याहिया अफरीदी, जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि जी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस बनता है, हाँ। जो मैटर अभी तक पेंडिंग है। वो एजेंसी जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि हो सकता है इमरान खान साहब को कम्युनिकेट ही ना हुआ हो। हाँ। 25 मई वाला। हाँ। अब जैसे याहिया अफरीदी ने वो ऑब्जर्वेशन दे के फिर भी वो बेंच का हिस्सा हैं, हालांकि वो कह चुके हैं कि कंटेम्प्ट बनती है। इसके अलावा भी कई मैटर हैं जिनमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे लेकिन वो इससे कनेक्ट कैसे करते हैं आप? नहीं, ये वो तो एक ये- डायरेक्ट बात मैं है ये कि कह रहा हूँ एक कि- बेंच के फाजिल जज जो है दूसरे बेंच के फाजिल जज को कह रहे हैं कि आपको अब वो होश आई सजेशन है। ये कनेक्टेड है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक केस आपके ऊपर आ जाए तो उस वो जज के ऊपर ये लाजिम है, बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी, ये लाजिम है कि वो केस सुने। ये रिक्यूज़ करना उस सूरत में है, और फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की इस पे ऑर्डर भी है कि इवन और बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा भी है कि अगर ये तरीका, तो देखें फिर हर केस में हर बंदा एक रिक्वेस्ट भेज देगा कि रिक्यूज़ किया उन्होंने एक और जाए। बात जब तक आपका जब प्राइवेट जो केसेस होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होते हैं, उसमें कोई प्राइवेट मैटर इन्वॉल्व नहीं होते जब तक आपका पर्सनल रिलेशनशिप ना हो। तो जस्टिस मंसूर उससे साहब कोई की तो फायदा ना पर्सनल रिलेशनशिप है ना नहीं, इसके जावेद अलावा से। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि डिस्पाइट कि मेरी रिजर्वेशन थी कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए, और मैंने कहा भी
फिर भी मैं बैठा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि हमें बैठना चाहिए इंसाफ। इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी मेरा ख्याल है वो ये कहेंगे, वो ये इलेक्शन के मैटर के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, हाँ कि जी फुल कोर्ट ये बनाया 14 मई वाला जो है उसमें फुल कोर्ट, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 2 सीनियर जजेस को क्यों नहीं बिठाया। तो देखें ये मामला मेरा ख्याल है कि जो असल कयूम साहब आज चेंज नज़र आया ना, फर्स्ट फेज़ जो था ना इस हेयरिंग का, उसमें चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि हमने वायरीज को नहीं देखना, हाँ बिल्कुल ठीक यही है, कहा उन्होंने, हमने मुसलसल सेफ यही गार्ड लेके आने। लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशन थी ना चीफ जस्टिस की, वो ज़रा डिफरेंट थी। वो एक मैं स्वीपिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन बड़ी वाज़े वो थी, प्लेइंग इन द गैलरी भी नहीं था जिसे कहते हैं, वो उन्होंने बड़ा एक सेट कर दिया कि जी सिविलियन को के बड़ा राइट होते हैं, ये जो मिलिट्री लॉज हैं ये टफेस्ट लॉ हैं, हाश हैं, और ये इनमें सिविलियन को ट्रायल करना कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट ज़रा मुश्किल है। सिविलियन को ऐसे ट्रायल में आप नहीं ट्रायल कर सकते जो कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। हसन साहब ये 8(3) पे जा रहे हैं, ये आर्टिकल बड़ी 8(3). बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन मुझे एक बात बताएंगे कि ये कब से चीफ जस्टिस हैं बंदयाल साहब? ये फरवरी पिछले साल 2 फरवरी को बने। तकरीबन 2 साल हो रहे हैं ना? नहीं 1.5 साल। 1.5 साल से। जी। तो वो एक मुकदमा भी पड़ा हुआ है जो Internment जस्टिस वकार सेठ ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को कलअदम करार दिया था, जिसकी अपीलें आई थी, और फिर उसको जो है वो अक्टूबर 2019 में या लास्ट दिसंबर 2019 में उसकी आखिरी समाअत हुई थी, और उसके अंदर भी ये मिलिट्री ट्रायल जो है ना सिविलियन का, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, वो लाहौर के नहीं, जिसका जो है वो जस्टिस काजी फाइसा ने भी अपने जवाब के अंदर जो है जिक्र किया है कि 56 के करीब केसेस वो हैं। शहरी पंजाबी नहीं थे, लाहौर नहीं थे। वो क्यों नहीं लगाए? आज जो उन्होंने बड़ी सिविलियन दे ट्रायल का दर्द उठ रहा है क्योंकि इमरान खान और पीटीआई है, इसलिए नहीं, ये परसेप्शन है कि जी छोटे सूबों के, चाहे वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, बलोच मिसिंग पर्सन का इशू है, चाहे केपी के इंटरमेंट सेंटर के लोग जो हैं जो 1.5 साल से बैठे हैं बगैर ट्रायल के, वहाँ आप खामोश हैं। वहाँ आपने इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी इंडोर्स करके आपने कहा कि ठीक है जी, और कहा कि फंडामेंटल राइट भी उनके जो लोग कम्बेटिंग जो टेररिस्ट वार अगेंस्ट टेरर में इन्वॉल्व हैं उनके ख़त्म है। लेकिन यहाँ जब जो एक कंस्पिरेसी की बात कल हुई है, ये लोग ज़रा पढ़े लिखे पंजाबी हैं, एचईसन से थोड़ा बहुत तलक भी होगा, तो वो ज़रा डिफरेंट पराये से देखेंगे। ये बात तो तारीख में आएगी ना कि वकील भी पंजाबी, जज भी पंजाबी, और इतना कंसर्न है और छोटे सूबों का कंसर्न नहीं है, ये बात तो आएगी। और यही जस्टिस काजी फैसल ने अपने नोट में बात की। हाँ नासिर साहब, वैसे मतलब ये जहाँ पे ये है तो वही एक तकरीबन सिमिलर केसेस के करीब है ना। वो तो चलें, वो अपील के अंदर आए थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको सस्पेंड करके, और फिर जो है ना वो उसकी तारीख ही नहीं लगी। फिर तो मतलब बहुत सारे मुकदमा, मुशर्रफ का नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, जो इंफ्रेक्चर्स हो चुके हैं वो दड़ लगा के तो मैं 8,900 केस बना, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं ये क्यों नहीं लगते? यही अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सिमिलर इन्वॉल्व है तो इनके साथ लगा के सुन लें, फुल कोर्ट बना रहे। ये तो आपको याद है कि कयूम साहब, ये आपके कई दफ़ा प्रोग्राम में हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं जो सेंसिटिव नेचर के हैं। उनमें इंटरमेंट सेंटर है, ये वाले केसेस हैं, और भी कुछ केसेस हैं, तो वो बहुत अरसे से पेंडिंग है, बैकलॉग में शामिल है। उसको मतलब उसको डिसाइड ख़त्म कर दें, जो भी फैसला हो रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर दें, जो भी है। ये तो हम आपसे बड़े अरसे लेकिन नासिर साहब सियासी मुकदमात से जान छूटे तो मैं करूँ ना यार। देखें वही तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक तरफ नासिर साहब कहते हैं कि मैंने 9,000 केस मुक्ताती है, वो नैब अमेंडमेंट्स का जो है वो पिछले 1.5 साल से जो है ना वो केस चल रहा है, वो उस केस का ना फैसला आया ना उसकी अभी तक समाअत मुकम्मल हुई है। ये क्या कहानी है? उसमें तो अमेंडमेंट्स भी हो रही है ना बार बार। एक तो ये भी मुसीबत है ना कि उस नैब, मुसीबत क्या है? नैब लॉ में पार्लियामेंट काम करना छोड़ दे। नहीं, पार्लियामेंट काम करे। देखिए, हम आपके प्रोग्राम में ये बार बार कह रहे हैं कि जब भी पॉलिटिकल नेचर के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो ये क्यों सुनते हैं? नहीं, देखें, जब आप 184(3) को इन्वोक करेंगे वो तो सुनना पड़ेगा ना, पिटीशन तो सुननी पड़ती है। ये अलग बात है कि एक हेयरिंग करके लंबी हाँ, लेकिन जो जेल कोठरियों में, काल कोठरियों में पड़े हुए लोग, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इमरान खान की पिटीशन आए फौरन लगे, ये इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स वही तो ब्रीच है। अब एक और बात की, हाँ। उन्होंने कहा जी फौजी जो जजमेंट आती हैं ना, इनमें रीज़न होती है, समरी ट्रायल होता है, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होते, पब्लिक के लिए जो है वो रीजंस नहीं दी होती, रीज़न नहीं होती, और जो कोर्ट हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होती ओपन ट्रायल जो है वो, जिस तरह खुफिया, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात, ये तो मेरा ख्याल है जजमेंट दे दी उन्होंने आज।
कि फ़ौजी अगर पंजाबी को इस तरह ट्रायल करे तो वो गलत है। मैं यही वाली बात है कि क्या फिर जो वक़ार सेठ साहब ने इन्हीं बुनियादों पे जो ट्रायल सेटिसाइड किए हैं तो फिर उनको साथ लगाएं। मेरा ख्याल है कि ये जैसे याहिया अफरीदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ में एक और नोट लिखें कि जी उन केसेस को भी साथ शामिल करें। ये परसेप्शन नहीं जानी चाहिए कि सिर्फ जो है ये मामला सिर्फ पीटीआई का जब आता है तो उस वक्त जब मामला लाडलों का है तो आप जो है ना डिफरेंट यार्ड से उठा लें। वक़ार सेठ की नासिर वो साहब, तो वो जजमेंट लाडले नहीं है ना यार, अब तो वो बेचारे लाडले नहीं है कौन? जिनको आप लाडले कह रहे देखिए हैं। वक़ार सेठ की जो दरखास्तें तो लगी हुई हैं नासिर साहब। लेकिन मेरे है तो बेचारे ने। साहब एक और बात हाँ, और उनके साथ जो ऐसे होने लगा है- लाडले नहीं है, उधर से फौरन सिविल लाइन से बुलवाया गया था 11 मई को, लेकिन जो उनके साथ मर्सिडीज अभी वो- भिजवा के। क्या बात करते हैं आप, जो ऐसे उनके लाडले साथ नहीं है। उनके साथ होने वाली है, अब देखें ना। अच्छा एक और बात, लो जी चलें, ये तो हो गया नासिर साहब। अब कल 11 बजे जो है वो 11:30 बजे दोबारा समाप्त होगी और मैं कोशिश नहीं, करूंगा लेकिन कि ये मैं बताएं उठूं। एक आखिरी सवाल हाँ। आपसे कि जी अगर ये कहते हैं कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में होने, इसके तो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे। भाई देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो इम्प्लीमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर उसके बाद जो है ये बंदे तो नहीं छूट रहे ना, नहीं, वो जाएंगे फिर मैं 88 वो- कोर्ट के अंदर मैं जाएंगे, कयूम जो साहब, सजाएं हैं फिर आपको उसके याद मुताबिक होगा होंगी। कि हेयरिंग के दौरान ऑब्जर्वेशन भी दी थी जजेस ने कि मिलिट्री कोर्ट आसान है, वो जो सिविलियन है वो तो जस्टिस बहुत मंसूर अली शाह ने कहा हाँ, था, बिल्कुल। जैसे वो तो याहिया एक- अफरीदी के उसके हाँ, ऊपर कि भाई जज साहब पूछ रहे हैं कि किधर जाना है। हाँ किधर जाना है, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी सज़ाएँ भी बड़ी सख्त हैं, कईयों में 302 भी लगा हुआ है, तो वो तो बड़ी सख्त उसकी सज़ा होती है। तो ये तो 88 नहीं, अगर ये डिक्लेयर हो गया तो मेरा ख्याल है कि इसकी इम्प्लीकेशन मैं ज़्यादा और आप भी नहीं कर सकते बात कि उसकी इम्प्लीकेशन फिर क्या होंगी। अगर इस किस्म का जजमेंट आ गया कि सिविलियन ट्रायल ही नहीं हो सकता फौजी अदालत में, तो फिर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें कितनी ज़बरदस्त वो होगा। नहीं तो उसका बेड़ा गर्क और भी तो बहुत होगा ना, वो अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे। चलें ठीक है। इसलिए तो मैंने नाज़िर साहब इसी context 8 में- अगस्त को इसी असेंबली। context में तो मैंने बेचारे का लफ्ज़ बोला था, इसी कंटेक्स में बोला था, वो तो अच्छा बेचारे हैं। अच्छा चलें, वो तो आने वाला वक्त जब आएगा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, मफरूज़ों पे क्या बात करनी। नासिर साहब आप हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि जर्नलिस्ट का काम होता है कि फैक्ट्स के ऊपर रख के तो बात करनी एक और चाहिए। क्लैरिटी अब आप कोशिश करता हूँ मफरूज़ों के समझाने ऊपर की। तो ना करें ना। मैं कोशिश करता ये हूँ। बताएं कि ये फौजी अदालतों में अगर ये ट्रायल हो जाते हैं तो फिर ये एटीसी में दोबारा आएंगे ये लोग। ऐसा ही ये बिल्कुल जो हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई है वहाँ होते हैं, और फिर अगर एटीसी का चार्ज है तो ये वहाँ पे भी फिर, क्योंकि वो अलग चार्ज होगा। original अभी जो 102 लोग हैं ना नाज़िर साहब, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे चार्ज हो रहे हैं। जहाँ सजा मेरा 2 साल है दो साल है या 3 साल 5 साल इस तरह से है। मैक्सिमम, और उसके यहाँ बाद पे फिर एटीसी में आना है, फिर एटीसी में और आना है। एटीसी में एटीए भी लगा हुआ है। हाँ, और 302 भी नासिर साहब ने वैसे बताया उन ना। लोगों से भी पूछना चाहिए था, आपस की बात है, वो मैं भी खुद चाह रहे हूँ कि हम एटीसी के बजाय अगर हम वहीं हमारा हो जाए ये वो नहीं, मामला। लेकिन वो तो दरखास्त जिस गुजार भी सरदार कई साहब- आए हुए हैं जनाब, फौजी ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है ना नासिर लेकिन साहब जैसे यहाँ पे। सरदार उन्होंने उनके साथ जैसे गलती कर दी है बेसिकली। जैसे सरदार तारिक ने अपने नोट में ये बात की थी कि ये इत्तेजाज एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, इनको क्या पता कि वो लोग खुद ही अपनी बाई चॉइस चाह रहे हों, ये वो उनकी कंसेंट है कि ये आए हैं यहाँ, ये बात भी है। ठीक। अच्छा नासिर, एक और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये कोई फैसला, खबरें ऐसी आई हैं कि फैसला हो गया कि 8 अगस्त को जो है वो शायद असेंबली डिसॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर समरी प्रेसिडेंट को भिजवा देंगे। तो ये क्यों 8 क्यों तारीख? नहीं देखिए इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं आप? नहीं देखिए, वैसे ही 12-13 को तो ख़त्म हो रही है ना, उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब, उनको डर यही है ना कि प्रेसिडेंट साहब शायद रोक लेंगे, तो ताकि 48 आवर्स में वो ऑटोमेटिकली फिर डिज़ोल्व हो जाए। तो मतलब वो ये है कि अगर असेंबली खुद ब खुद अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होती है तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन बिल्कुल, फिर है। हाँ। अदरवाइज अगर वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है और वक्त से पहले जो है वो तहलील हो जाती है, तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, गौर करने के बाद कि 48 आवर के अंदर ही असेंबली डिसॉल्व हो जाती है आइन के मुताबिक, जो है वही जो 105 और उस पर बहुत हमने बहस सुनी हुई है। तो फिर जो है ऑटोमेटिकली, तो इसलिए ये टाइम फ्रेम 4 दिन पहले का रखा गया कि 2 दिन पहले ये खुद ब खुद फिर डिसॉल्व हो जाएगी और वो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात कराने होंगे। आपको इंतखाब होता नज़र आ रहा है? यार बज़ाहिर तो देखिए, बातें तो चल रही हैं कि शायद नवंबर से आगे भी चला जाए, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। अब इलेक्शन तो हैं कि जब डिज़ोल्व ही हो रही है नेशनल असम्बली, तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे केयर टेकर को दे सकते हैं।
सही। हसनात, आपका पॉलिटिकल कमेंट? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो सारा डिपेंड जिस तरह आप कहते हैं, लेकिन मेरी ये है कि जस्टिस काजी फैसला पे डिपेंड है कि वो इलेक्शन कब होंगे। अगर डिले होना है तो चीफ सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल चाहिए होगी, जिस तरह मार्शल लॉ की अप्रूवल होती है, तो वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। मे बी महीना डेढ़ ही हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन डिले होंगे। हाँ, देखिए नासिर साहब, वो हुकूमत ने कहा है कि वो नई मरदमशुमारी भी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। और लेकिन इसके साथ ही उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का 25 को वो इजलास भी बुला लिया। उसमें देखते हैं कि क्या होता consensus हो है, जाएगा। क्योंकि अगर नोटिफाई ना हुई तो फिर पुरानी पे कराने पड़ेंगे, और पुरानी के हवाले से भी जो है वो बहरहाल बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ये इश्यूज तो हैं। पॉलिटिकल इशू है ना। अगर नून लीग समझती है कि पॉलिटिकली उनका ग्राउंड हमवार है, वो इलेक्शन के मामले में तैयार हैं, तो वो बिल्कुल वो कहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तो सारी कह रही हैं, पीटीआई भी कह अपना। नहीं, अंदर खाने क्या कहती है, असल बात यह है कि जो पॉलिटिकली इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर क्या क्या तब्दीली आएगी, कितना चेंज आएगा, क्योंकि इमरान खान। वो तो तब्दीलियां तो बाद की बात है, पहले तो बात है कि इलेक्शन की कोई डेट आ जाए ना, और फिर पता लगे कि हाँ इसके ऊपर इलेक्शन हो जाए। कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कोई मूवमेंट चल रही है, उनके हवाले से कोई कंप्लेन 1-1.5 साल पहले की वो दोबारा को मुतहरिक की इतलात भी हैं। कहाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? कोई ऐसी बातें हैं कि कोई नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं, लेकिन एक और कहाँ कंप्लेंट जा सकती है, अदरवाइज तो कोई नहीं, रास्ता नहीं। वो यहाँ नहीं, लेकिन ये है कि करने वाले वो एक्टिव है कोई हो। चलें, पता नहीं क्या इशारों में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नहीं होते तो डू यू थिंक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होगा, हाँ, और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कैसे जा सकता है? अब चाहे अगर वो खुद ना चाहें, लेकिन वो क्यों चाहेंगे? तो फिर दूसरी तरफ हमारा आइन ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए ही एक्सरसाइज हो सकती है। तो नासिब एक ही हो रहा है मुल्क दे विच। खैर, वो तो समझना बड़ा मुश्किल है कि हो क्या रहा है। कई दफ़ा इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि उसको ग्रास्प करना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन एसजीसी अगर इस मामले में किसी मामले में भी अब इनिशिएट करेगी तो वो फिर सवाल उठेगा, कहेंगे कि ये तो इलेक्शन डिले करने का एक है बहाना। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब ये देखना ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल सोच के बताएंगे कि आया सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या ना दिया जाए। और जैसा सनात ने कहा कि आज उन्होंने अपना एक माइंड ओपन किया है कि जो फ़ौजी क़वानीन है बहुत सख्त हैं, और ना वहाँ पर जो है वो ओपन ट्रायल होता है, और ना ही सज़ा देने की वजूहात बयान की जाती हैं। लेकिन 21वीं आइनी तरमीम के अंदर वो 8 जज साहिबान जिन्होंने फ़ौजी ट्रायल को जायज़ करार दिया था, और वो जो एक पैरामीटर रखा था कि अगर 3 मेल एफिडे की बुनियाद पे कोरम नॉन जुडिस हो तो फिर जो है वो हाई कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उन फ़ौजी ट्रायल की जो है वो इन बुनियादों पर जो कलअदम करार दिए गए, एक तवील अरसे से पहले जस्टिस गुलजार के दौर में वो पड़े रहे, फिर उसके बाद जो है वो उमर अता बंदयाल साहब भी अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं, जहाँ पर वो इतने हज़ारों केसेस डिसाइड करने का अपना जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो सेंसिटिव मैटर थे उनको कारपेट के नीचे रख के वो आराम से शायद रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन ये सिविलियन के ट्रायल के हवाले से देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। शायराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।